आज हम फटाफट लर्न कराएंगे आपको नियंत्रण और समन्वय के चैप्टर से संबंधित प्रश्न और उत्तर। अध्याय 6 है नियंत्रण व समन्वय। इसमें हम ये वीडियो बनाएंगे जंतु जो एक तंत्र का तंत्र आता है उससे संबंधित क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप या मानव मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे और आपको लर्न करा देंगे। तो ये जो बातें हैं जनरल बातें हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन समझना जरूरी है। जीवों में सभी गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं। कुछ गतियाँ पर्यावरण से संबंध बनाने के लिए भी हमारा शरीर करता है। इन गतियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा वृद्धि से संबंधित गतियाँ ज़्यादातर होती हैं, लेकिन कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। इनको कहते हैं ऐच्छिक गतियाँ, जैसे कि लिखना, पढ़ना, गाना, चलना, खेलना और इत्यादि जो भी हम काम अपनी इच्छा से करते हैं वो सारी गतियाँ कैसी हैं? ऐच्छिक गतियाँ हैं। ठीक है। अनैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएँ कौन सी हैं? इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, खाने का पाचन, श्वसन, यानी अंदरूनी अंगों में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब कैसी हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और तीसरी है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। कभी कभी हम ऐसी क्रियाएं कर जाते हैं जो हम कर पहले जाते हैं और सोचते बाद में हैं कि हमने ये क्या कर दिया। तो ऐसी क्रियाओं को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जैसे कि तेज रोशनी से आँखों का तुरंत हमारा बंद हो जाना। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अचानक से उछलकर बस के सामने से हट जाना, जैसे बस आ रही है अचानक, हमारा ध्यान नहीं है और जैसे देखा तो तुरंत हट जाते हैं। मच्छर काटने पर हाथ से उसे तुरंत मारने का प्रयास, कहीं पर मच्छर पैरों में काट रहा है तो तुरंत हमारा हाथ उसी जगह पहुंच जाता है। कुछ चुभने पर तुरंत उस अंग का हट जाना, गर्म चीज़ से हाथ छू जाने पर हाथ का तुरंत हट जाना। ठीक है। इसी तरह से तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो पलकों का तुरंत बंद हो जाना भी क्या है? एक तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया है। तो 3 क्रियाएं हो गई, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐच्छिक की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ना ही अनैच्छिक की बात करेंगे, बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की। तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं, जैसे कि उद्दीपन क्या होता है और ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं। उद्दीपन यानी कि स्टिमुलेशन वो चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर रिएक्शन करता है, क्रिया करता है। तो एक उद्दीपन वह घटना है, परिभाषा कैसे लिखेंगे उद्दीपन की? एक उद्दीपन वह घटना है जिसके कारण कोई जीव प्रतिक्रिया करता है और किसी उद्दीपन के लिए की गई प्रतिक्रिया को ही जीव की अनुक्रिया कहते हैं। जैसे तेज रोशनी आ गई तो ये क्या है? उद्दीपन। ठीक है। और हमारी आंखें बंद हो गई हमारी, तो ये क्या होगी? अनुक्रिया होगी। सूर्य के अधिक प्रकाश से आंखों का बंद होना। ठीक है। गर्म वस्तु को छू जाने पर, जैसे गर्म वस्तु है तो ये क्या? उद्दीपन हो गई। हाथ का हट जाना, ये क्या है? अनुक्रिया हो गई। चूहे को देखते ही बिल्ली का झपट्टा मारना, तो चूहा क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। बिल्ली का झपट्टा मारना अनुक्रिया हो गई। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और होती है, क्या? ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिया, यानी सेंस ऑर्गन्स। आपने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े होंगे, तो वही क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारे शरीर में वायु वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ठीक है। एक वायु वातावरण है, उससे हम उद्दीपन ग्रहण करते हैं। तो जो अंग होते हैं उनको ग्राही अंग बोलते हैं या ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जैसे कि 5 अंग हैं, आँख में, कान में और जीभ में, नाक और त्वचा। तो यहाँ पे जो ये तो हो गए क्या? ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। तो आँखों में क्या होता है? प्रकाशग्राही रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। कान में ध्वनिग्राही रिसेप्टर्स होते हैं।
तो ये ध्वनि को ग्रहण करते हैं। जीभ में रस संवेदी ग्राही होते हैं, रस का संवेदन सेंसेशन ग्रहण करते हैं। और नाक में घ्राण ग्राही यानी कि जो महक आती है उसके रिसेप्टर्स नाक में होते हैं। और त्वचा में ऊष्माग्राही, ठीक है। तो यानी कि ये हीट एब्जॉर्प्शन के लिए ये रिसेप्टर्स इसमें सेंसेस त्वचा में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 ज्ञानेंद्रियाँ याद कर लेनी है और इनके रिसेप्टर्स को लर्न कर लेना है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो जंतु तंत्रिका तंत्र, एनिमल नर्वस सिस्टम, प्लांट्स में पाया नहीं जाता है इसलिए इसको एनिमल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो इसमें इसको जो नर्वस सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र जो होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, यानी कि ब्रेन और इससे निकला हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका बनाएगा क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका है। इन दोनों तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है, यानी कि ब्रेन से भी कुछ तंत्रिकाएं निकली होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ तंत्रिकाएं निकली होती हैं, इधर लेफ्ट साइड, दोनों साइड और नीचे पैरों की तरफ। तो ये इनसे जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं, यानी कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से मेरुदंड से निकलेंगे, मेरुरज्जु से निकलेंगे। और कपाल तंत्रिका कपाल से निकलेंगे। तो इसको बोलेंगे क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब आता है तंत्रिका तंत्र क्या है। तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का हिस्सा ही है, ठीक है, जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है। यानी बाहरी चेंज जो भी होगा वातावरण में या हमारे आसपास, तो वो हमसे कोऑर्डिनेट कराता है। और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। कशेरुकी जीवों में इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। कशेरुकी जीवों जैसे जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी जीव, उसमें 2 मुख्य भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे हमने यहाँ पे इसको बना दिया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मुख्य रूप से तंत्रिकाओं का समूह होता है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों ओर के प्रत्येक अंग के छोरों तक फैला रहता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन ये आता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। तंत्रिका कोश का, नर्व सेल्स। तो सबसे पहले जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसी से रिलेटेड जो इसके एक पिक्चर और इसके नाम लर्न कर लेंगे, फिर इसको आप डिटेल में लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि कोश की स्तर पर तंत्रिका तंत्र, कोश की स्तर पर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाओं या इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स से मिलकर बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र है पूरा, ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, यानी कि ये आपस में ये तो एक है, इसी तरीके से सीरीज से जुड़ी रहती हैं और हमारे पूरे अंगों में या शरीर में फैली रहती हैं। तंत्रिका कोशिका संवेदों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। संवेदन जो ट्रांसफ़र होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसके लिए तंत्रिका कोशिका जिम्मेदार है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका डेंड्राइट से सूचनाएं ग्रहण करती है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम याद करना आपको काम आएगा। तंत्रिका कोशिका कहाँ से सूचना ग्रहण करती है, डेंड्राइट से। हिंदी में इसको ध्रुमिका कहते हैं। फिर उसके बाद और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है, ठीक है। यानी विद्युत आवेग यहाँ से जनरेट हो जाता है और यह आवेग डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है तथा एक्सॉन से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ डेंड्राइट जो है क्या संवेदना ग्रहण करेगा तो विद्युत आवेग पैदा होगा। विद्युत आवेग कहाँ पे जाएगा, कोशिका काय में जाएगा। कोशिका काय में से होता हुआ जो डेंड्राइट होते हैं, तो इसमें से एक जो है लंबा हो जाता है जिसको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और ये लंबा होता हुआ ये अंतिम सिरा तक जाता है, ठीक है। तो विद्युत आवेग
कहाँ से, डेंड्राइट से एंट्री करेगा, डेंड्राइट से एंट्री करेगा और कहाँ पर जाएगा, तंत्र का अंतिम सिरे पर जाएगा। यहाँ पर सिनेप्टिक पुटकाएँ होती हैं। इसके बाद थोड़ा सा गैप होता है और जिसको जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो फिर डेंड्राइट्स जो नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका की डेंड्राइट्स होंगे वो यहाँ से इस विद्युत आवेग को ग्रहण करेंगे, केमिकल्स को ग्रहण करेंगे और फिर उसके बाद वो न्यू सेल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी विद्युत आवेग होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसको आप तंत्रिका कोशिका वाले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के प्रैक्टिस करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आना ही आना है। इसके आगे से है अंतिम सिरे तक पहुँचता। फिर उसके बाद क्या होता है, तंत्रिका एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों को छोड़ता है। ठीक है, विद्युत आवेग किसको, कुछ रसायन केमिकल्स को छोड़ेगा। ये रसायन साइनेप्स यानी रिक्त स्थान से को पार करते हुए अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में विद्युत आवेग को पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत आवेग आएगा और विद्युत आवेग आने के बाद ये जो खाली स्थान है यहाँ पे वो केमिकल्स छोड़ देगा। फिर केमिकल्स ये जो है नेक्स्ट उसमें जाके किसमें, नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका की डेंड्राइट्स में, तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में विद्युत आवेग को पैदा कर देता है। ठीक है, विद्युत आवेग आता है, केमिकल्स को छोड़ता है, केमिकल्स फिर से डेंड्राइट्स में विद्युत आवेग को पैदा कर देता है। इस तरह यह सूचना विद्युत आवेग के रूप में हमारी तंत्र में घूमती है तथा शरीर के उद्दीपन के अनुसार अनुक्रिया कराने का आदेश देती है। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन तो तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या है और उसके बारे में सचित्र वर्णन करके किया जाती है। तो उसमें आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया, एक क्वेश्चन याद आता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और या फिर एक क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, यानी उद्दीपन के फलस्वरूप, जैसे कि हमने बताया था कि सड़क पर गाड़ी को देख कर अचानक वहाँ से हट जाना। तो सड़क पर जब उद्दीपन हम देखा गाड़ी और वहाँ से हट जाना, क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। गर्म वस्तु क्या, उद्दीपन और हाथ का वहाँ से हट जाना क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। तेज धूप उद्दीपन है और आँखों को बंद हो जाना क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसी की परिभाषा इस तरह से लर्न करेंगे, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है कहाँ से, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से होती होके एक्शन कर देती है, इसमें ब्रेन तक सूचना नहीं आती है। अब यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसका चित्र आप बना लीजिए, बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है। तो चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और ये इसी तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करें। पहले मैं चित्र आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फिर हम प्रतिवर्ती चाप के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती चाप मेनली है क्या, प्रतिवर्ती चाप जो है थोड़ा समझ लीजिए, वो रास्ता है जहाँ से सेंसेशन आया और एक्शन हुआ, उन सब के नाम आपको लिखने हैं बस। वही क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, वो रास्ता या मार्ग है जिससे सेंसेशन आया और एक्शन हुआ। तो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं यानी जिस मार्ग पर चलते हैं उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसको इसलिए इसमें आपको डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना और उसका नाम लेबलिंग। तो यहाँ पर क्या, एक हाथ का चित्र बना दिया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह हाथ, ये गरम पानी है। तो इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स इन स्किन, हमने बताया था त्वचा, एक क्या है, संवेदी अंग है यानी ज्ञानेंद्रिय है। तो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो हीट और पेन को ग्रहण करते हैं। तो इसमें ग्रहण किससे की जाएगी, संवेदी तंत्रिका कोशिका से, यानी सेंसरी न्यूरॉन, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन से वो सेंसेशन जाएगा किसका, हीट का, और हीट का सेंसेशन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, मेरुदंड के अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये रिले न्यूरॉन, प्रतिसारण तंत्रिका, एक छोटी सी होती है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, यहाँ से ही डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको,
प्रेरक तंत्र का कोशिका को, यानी कि मोटर न्यूरॉन को। यानी कि इसमें प्रतिवर्ती क्रिया में ये नहीं होता है कि यहाँ से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाए, स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई ब्रेन में जाए आगे तक, फिर वहाँ से ऑर्डर आए, फिर उसके बाद ये प्रेरक तंत्र का कोशिका में, ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्ट अपने लेवल पर ही, यानी मेरे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ही ये एक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन संवेदी तंत्र का कोशिका से आया ऑर्डर, एक तो ये, फिर उसके बाद कौन सी दूसरी न्यूरॉन कौन सी है, प्रतिसारण तंत्र का कोशिका यानी रिले न्यूरॉन, फिर उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हुआ किस पे, प्रेरक तंत्र का कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किससे जोड़ी जाती है, मसल्स से जोड़ी जाती है। तो ये तुरंत जो है मसल्स को ऑर्डर देगी और मसल्स इसको सिकोड़ लेगी हाथ को। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफेक्टर्स, ये हो गया रिसेप्टर इन स्किन। तो इस जो चाप कैसे बनेगा, पहला आपको बनाना पड़ेगा रिसेप्टर इन स्किन, फिर उसका दूसरा नंबर है रिसेप्टर इन स्किन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये इस तरीके से ये 4 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रतिवर्ती चाप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या फिर मानव मस्तिष्क का सचित्र चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन, वर्णन नहीं, सचित्र केवल चित्र बनाइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरीके से ये बनाना है, देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो एक थोड़ा सा जनरली समझ लेंगे, ये क्या है, ये जो हमने बनाई है, थोड़ा सा देखिए, गौर से देखिए, ये स्कल है, बोन्स, ठीक है, यानी क्रेनियम स्कल। स्कल के नीचे एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये लाइनिंग है, यानी एक गुब्बारे होता है फ्लूट टाइप का, जिसके अंदर से ब्रेन हमारा स्थित रहता है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये स्पाइनल कॉर्ड, यानी यहाँ से स्टार्टिंग करनी है स्पाइनल कॉर्ड से, और यहाँ पे मेडुला एक फोल्ड, पॉन्स दूसरा फोल्ड और तीसरा फोल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरीके से करते हुए ये इस तरह से, फिर ये स्टैंड ऊपर बनाना, छत्ती बनानी है, फिर यहाँ पे भी 2, यानी जैसे यहाँ पे निकाले 2, उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे 2, फिर उसके बाद ये बनाएंगे क्या, सेरी बेलम, यानी ये टी की जैसी संरचनाएं बनाते हुए फिर वापस ले आएंगे, फिर एक इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसी बना देंगे, फिर यहाँ पर पतंग जैसा बना देंगे काइट जैसी, और काइट में अब इसके नामांकित कर देंगे चित्र। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं मैंने चित्र कैसे बनाया है वो। अब हम आगे चलते हैं इसके में, लिखना क्या है इसमें, मानव मस्तिष्क तंत्र का एक मुख्य भाग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वित करना, सोचना, निर्णय करना, स्मरण करना, शरीर को कार्य करने के लिए आदेश देना। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क रहता है, जिससे कि मस्तिष्क को धक्का वक्का लगने से वो बचा रहता है हानि से। हमारे पीठ के मध्य एक कठोर उभार वाली संरचना कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी होती है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। यानी स्पाइनल कॉर्ड किस में रहती है, मेरुदंड में, और हमारा ब्रेन रहता है कपाल क्रेनियम में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप वो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं इसी तरह से वीडियो डालूँगा जो पूरे यूपी बोर्ड में 10 में आपको हेल्प करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा ये रिपीट हो गया, ये वाला नहीं पेज है। मानव मस्तिष्क चल रहा है, तो मानव मस्तिष्क हमने चित्र बना दिया, मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ लिख दिया है। फिर उसके बाद जो है ये पार्ट्स आ जाएंगे, मानव मस्तिष्क के भाग। तो मानव मस्तिष्क के भाग कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फोर ब्रेन कौन सा है। फोर ब्रेन ये वाला पूरा पोर्शन है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन कौन सा है, ये मिड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन कौन सा है आपका, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो ये पोन्स, ये मेडुला और ये सेरी बेलम। ठीक है,
तो ये आपका मस्तिष्क संरचना है। एक ये दो संरचना और याद रखिए आप, ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये हाइपोथैलेमस भाग है। और ये वाला पोर्शन जो है थैलेमस है, ठीक है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? थैलेमस। तो आइए देखते हैं इसमें। तो 3 भाग हो गए, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। इसको 3 भागों में फोर ब्रेन को फिर से बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी तरह से मिड ब्रेन को बांटा गया है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स। मैंने यहाँ बता दिया था आपको, हिंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम में बांटा गया है, ठीक है। और इस सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में फोर ब्रेन, देखिए ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, ये 2 पार्ट जो है। और सेरिब्रम, सेरिब्रम तो बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर पूरा पूरा पोर्शन सेरिब्रम का रहता है। तो ये तीनों पार्ट किसके हैं? फोर ब्रेन के हैं। हिंड ब्रेन के ये तीनों पार्ट हैं और केवल मिड ब्रेन सिंपल है एक। अब इसके बारे में आपको कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो जितना थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए और जो मेन पॉइंट हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे रह जाएंगे वो आप उसमें लिख दीजिएगा। तो पहले अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में क्या है? इसके मुख्य भाग निम्न है। प्रमस्तिष्क यानी पहला पार्ट सेरिब्रम, यह है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, भोजन बनाना, याद रखना आदि काम करता है। यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कान, आँख, त्वचा, जीभ से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। यानी कि मेन काम जो है सोचने समझने का पूरा काम यही करता है। थैलेमस, यह ग्राही अंगों से, ग्राही अंगों का मतलब वही 5 ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक ले जाता है। ये इसमें ट्रांसफर कर देता है, किसमें? प्रमस्तिष्क में। और फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये हमारी भावनाओं, भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना आना, सारी शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल करता है, भावनाओं को। फिर उसके बाद मध्य मस्तिष्क, इसका कोई पार्ट नहीं है। तो मध्य मिड ब्रेन यह पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से केवल जोड़ता है। यह हमारी देखने में, सुनने में, सोने, जगे रहने में, उत्तेजना व शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह भी ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं को प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है। यह आँखों, गर्दन व सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी सहायक होता है। तो ये आपको लर्न कर लेने हैं। पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, इसके मुख्य भाग है, मैंने बताए थे 3 भाग है ना, ये वाले कौन से? ये 3 भाग। इनके बारे में आपको 2-2 लाइन लिख देनी है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क वो ट्री के शेप का था ना जो सेरिबेलम, यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला भाग तो था आपका सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिबेलम है। यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। बैलेंसिंग का मेन काम यही करता है। कुछ क्रिया जैसे एक सीधी रेखा में चलना, जैसे हम लोग सीधी रेखा में चलने साइकिल चलाते हैं, एक पेंसिल उठाना, यानी कि एक पेंसिल उठाने के लिए भी हमको हाथ को किस तरह से करना है, इस तरीके से हम पेंसिल उठा लेते हैं। कूदना आदि के काम भी जो है क्या कौन करता है? सेरिबेलम। फिर उसके बाद ये पार्ट है मेडुला और पॉन्स। तो मेडुला यह बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दिल का धड़कना, उल्टी, निगलना, खांसना, छींकना, लहराना, श्वसन। मेडुला हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं, अंदर की क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है। पॉन्स यह अनुमस्तिष्क, मेडुला व प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह श्वसन में भी सहायता करता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स के जो नाम हो गए। तो मेनली जो है आप इसका डायग्राम को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और हेडिंग डाल के कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें लिखेंगे, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन चित्र लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बिना चित्र के ये नहीं होगा। तो एक चित्र ये, और एक तंत्रिका कोशिका का चित्र, और एक वो वाला कौन सा था, प्रतिवृत्ति क्रिया का, कहाँ गया, ये वाला। तीनों डायग्राम आप अच्छी तरह से बना लीजिए
और इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे डायग्राम और नोट्स बना के आपको दे दूँगा। थैंक यू।